नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज शुरुआत मध्य प्रदेश से, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई कि हर कोई शर्मसार हो जाए। यह वाकया उज्जैन का है। देख सुनकर लगता है जैसे इंसानियत मर गई। 12 साल की एक बच्ची के साथ जो हुआ, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे। इस बच्ची के साथ रेप किया गया। आधे कपड़ों में लहूलुहान ये बच्ची करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, बिल्कुल बेबस, नन्ही जान, चारों ओर किसी मदद की आस में देखती रही। रास्ते में कई घर पड़े और ये सब सीसीटीवी में कैद हो रहा है। कोई उन घरों से बाहर नहीं निकला। फिर एक आश्रम से निकले एक साधु इस बच्ची की मदद की। वो आगे आए और एक ऐसी स्थिति हमने तस्वीरों में देखी कि जो घिनौना कृत हुआ उसके साथ, वो तो एक गुनाह है, एक अपराध है, लेकिन कितने निर्दयी लोग हो चुके हैं, ये दूसरा गुनाह है। और इन सारे गुनाहों की एक रिपोर्ट, ये कैसे इनजस्टिस है, कितना गलत है, वो हमको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। ये महाकाल की नगरी है। यहाँ इंसानियत की मौत हो गई है। आधे कपड़ों में 12 साल की बच्ची 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चली। कई घरों को मदद के लिए टकटकी लगाए देखा। लकड़ी के मुर्दा दरवाजे में जान नहीं थी, नहीं तो खुद ब खुद खुल जाता। जिंदा इंसान लकड़ी की तरह मुर्दा खड़े रहे। एक आश्रम के साधु ने मदद की। पहले उज्जैन के अस्पताल पहुंचाया, बाद में उसे इंदौर रेफर किया गया। बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था, और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पर अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पर दिया है। मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। उधर कांग्रेस पूरे मामले को महाकाल के दरबार में उठा रही है। तो उज्जैन की घटना को लेकर किस तरह से एसआईटी गठित हुई और क्या है पूरा अपडेट? एसआईटी का गठन उसमें कर दिया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। बच्ची अभी ठीक तरह से बता नहीं पा रही है। उज्जैन की होती प्रतीत नहीं हो रही है, वो उज्जैन से बाहर की कहीं प्रतीत है। स्वास्थ्य का हाल इसके लिए स्वास्थ्य ठीक है। शर्म मानी चाहिए। 18 साल में उन्होंने सुरक्षा देने की नहीं सोची, पर बहनों को वोट बैंक मानते रहे, उनसे वोट की गुहार करते रहे। ऐसे मामा को उखाड़ के फेंकने का संकल्प इस प्रदेश की महिलाएं ले चुकी, और इस बच्ची की न्याय की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला सशक्तिकरण और बेटियों को सम्मान देने की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां से 2019 से 2021 तक सबसे ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हुईं। 2021 में मध्य प्रदेश में 55,704 महिलाएं गायब हो गईं। 2021 में देश में सबसे ज़्यादा 6,462 बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए, जिसमें 3,515 बलात्कार के मामले नाबालिगों के थे, यानी 54.3% ऐसे मामले जिसमें पीड़ित नाबालिग थे। मध्य प्रदेश में हर दिन बलात्कार के 18 मामले दर्ज होते हैं, लेकिन 10 मामले ऐसे हैं जिसमें पीड़ित नाबालिग हैं। ये आंकड़े शर्मसार करते हैं, लेकिन उज्जैन में जो हुआ वो शर्मसार भी करता है, परेशान भी, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उज्जैन महाकाल की नगरी है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। कुछ दिनों पहले आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, जिन्होंने कभी कहा था, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसे में ये घटना शासन प्रशासन के अलावा उज्जैन को, वहाँ के लोगों को भी कटघरे में खड़ा करती है। उज्जैन से अपने सहयोगी ललित और समीर खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उज्जैन की एक खबर दिल दहला देने वाली है। यहां अगर वो साधु उस बच्ची की मदद को आगे ना आते तो न जाने कब तक ये बच्ची ऐसे ही भटकती रहती। ऐसी घटनाओं के दौरान कई बार आम लोगों का रवैया तो ऐसा लगता है कि क्या करें। शायद कई लोगों को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आफत खुद उन पर ना आ जाए या अपनों पर ना टूट पड़े, तब वो शिकायत करते हैं दूसरों के बारे में। लेकिन ऐसे आम लोगों में कई ऐसे भी हैं जो बाकियों के लिए मिसाल बनते हैं। वाराणसी के
चेतगंज थाना क्षेत्र के हबीबपुर इलाके की इस घटना को ली। मंगलवार सुबह बारिश के बीच वाराणसी के इस मोहल्ले में पानी भरा हुआ था। पानी के बीच बिजली की कुछ नंगी तारें भी गुजर रही थी, जिसका आसपास किसी को भी तब तक अंदाजा नहीं हुआ जब तक वहां से गुजर रहा एक 4 साल की बच्ची करंट की चपेट में आ गई। जैसे कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यह बच्ची पेट के बल गिरी हुई थी और करंट लगने से तड़प रही थी। तभी वहीं खड़े एक बुजुर्ग उसके करीब पहुंचे उसे उठाने के लिए। उन्हें एहसास हुआ, इनका नाम है शमीम भाई, इनको एहसास हुआ कि पानी में करंट है। वो तुरंत पीछे हटे। इसके बाद आसपास खड़े लोगों ने अफरा तफरी एक दिख रही है इन तस्वीरों में। इस सब के बीच उसे बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और फिर कोई एक लकड़ी या उस तरीके का टुकड़ा लेकर के आया और बुजुर्ग शमीम कुरैशी जो हैं उन्होंने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने पास खड़े एक आदमी से लाठी मांगी। दूर खड़े रहकर उस लाठी को बच्ची के करीब तक ले गए। बच्ची पानी में पेट के बल लेटी, हाथ फैलाकर लाठी को पकड़ने की कोशिश करने लगी। 1-2 बार नहीं पकड़ पाई, लेकिन उसके बाद कोशिश की और धीरे 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 करके शमीम भाई की लगन से, प्यार से, वो सोचिए तड़प रही है बच्ची, उसी के बीच में वो समझा रहे हैं, बेटा लाठी पकड़ो, लाठी पकड़िए और आइए। उसके बाद सोशल मीडिया पर, और होनी भी चाहिए, शमीम भाई की जमकर तारीफ हो रही है। फरिश्ते इस दुनिया में होते हैं और शमीम भाई उसकी जीती जागती मिसाल है। शमीम साहब अब हमारे साथ हैं। शमीम साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम। आपकी बहादुरी और सूझबूझ ने एक बच्चे की जान बचा ली। हमें विस्तार से बताएं इस घटना के बारे में कि क्या हुआ था उस समय। हम घर से निकले थे करीब 8 बजे, बारिश धीमी हो गई तो हम घर से निकले और पिचामोचन की तरफ जा रहे थे। तो हमने देखा कि भीड़ काफ़ी है और कोई तो लड़की छटपटा रही है, समझ में, और लड़की छटपटा रही है और जो तो टोटो खड़ा हुआ है और सवारी भी है और लोग तमाशा देख रहे हैं। एक हमने चिल्लाया तो एक लड़का आया मतीन नाम का, उसको मारा करंट, वो जो है तो पीछे हट गया, करे बाप रे करके भागा वो पीछे। दूसरा एक बुढ़ा आया, वो भाग गया। हमने कहा यार तुम लोग भाग रहे हो, लड़की मर जाएगी। फौरन हमने एक के डंडा लेके कूद गए और कूद कर लड़की को डांटा हमने और डांट कर हमका पहले लकड़ी पकड़ो, पहले लकड़ी पकड़ो। जब उसने लकड़ी पकड़ा तो फिर छोड़ दिया, फिर छटपटाने लगी। फिर हमका लकड़ी पकड़ो, लकड़ी जब पकड़ा तो धीरे 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 हमने खींच लिया और खींचा तो फौरन उसको लेकर के अस्पताल लोग चले गए और हमको लोग अपना बधाई देने लगे कि अरे आप भाई साहब बहुत बढ़िया किए, इतने लोग खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं, किसी का वो नहीं, तुमको डर नहीं था। हमको डर क्या है? जब हमारी मौत होगी तो उसके बहाने हम भी चले आएंगे, उसकी जान तो बचा दे। बहुत खूब शमीम भाई। अब बच्ची कैसी है? हाँ ठीक है, लड़की ठीक। शमीम भाई, जहां बच्ची गिरी थी वहां पानी में करंट था, क्या आपको डर नहीं लगा? आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको भी करंट लग जाएगा? अभी आप थोड़ी देर पहले उसके बारे में बता भी रहे थे। हम उसको बचाने के लिए कूद गए और लोग तमाशा देख रहे, भाग रहे, इधर उधर भाग रहे। हमने कहा कि जल्दी हमको लकड़ी दो और लकड़ी देकर पानी के अंदर कूद गए और कूद के उसको हमने बचाने लगे। हम उसको डांट के और छटपटा रही मछली की तरह, पकड़ इसको, पकड़ इसको। जब पकड़ धीरे धीरे खींचा, जब लड़की आई है फौरन, करीब 12 साल की लड़की थी। हम अपनी परवाह नहीं थी, हमने उसकी परवाह किया कि 12 साल की लड़की है, उसको मैं बचा लूं। शमीम भाई, बच्ची की जान बचाने के बाद आसपास के लोगों ने क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि कुछ लोग टोटो में थे। टोटो दरअसल बनारस में ई रिक्शा को कहते हैं। तो अभी आप ये बता रहे थे कि आसपास के लोग बैठ करके तमाशा देख रहे थे। जब बचा लिया आपने जान, तब क्या बोले लोग? वो लोग कहे बस यही कह रहे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक लोग कह रहे हैं आपको भगवान तरक्की दे, आपको भगवान जन्नत दे, आपको भगवान ये दे, भाई यही सब बोल रहे हैं। हम क्या किया? हम तो बहुत उसकी जान बचाया। अब ऊपर वाला जाने कि हम आ गए वहाँ पर,
ने 5 मिनट के अंदर 5 मिनट और रहती तो लड़की खत्म हो जाती। सही बात है। इनका बच्ची का कुछ आपको तो अंदाजा तो हो ही गया होगा, इनके माता पिता क्या करते हैं, वो उस समय कहाँ थे? वो जो है तो इधर पिछामोचन खेत है, उसी में किराए पर मकान में रहती थी। गरीब तबके की है, खेत में रहती है। उसका नाम अनिला या सकिया ऐसे ही कोई नाम है। उसके माँ बाप गरीब है, अपना जो है तो रक्षा उक्षा चलाते हैं बेचारे। जांगिया पहने थी बेचारी, और तो पढ़ा रही थी, गरीब तबके की थी। शमीम भाई, पानी भरा हुआ था, वो फिर ऐसे में बच्ची वहां कैसे पहुंच गई? नहीं, वो कुछ सामान, उसके माता पिता ने कोई सामान मंगवाया था, सामान लेने आई थी। कोई सामान लेने आई थी लेने के। पानी इकट्ठा था और उसी में करंट उतरा था, और उसी के अंदर वो जो तो अपना जो गई तो उसमें गिर गई, और गिर के जो तो तड़पड़ाने लगी। कोई चिल्ला नहीं, बस यही छटपटा रही थी, उसके बोलियां नहीं निकल रही थी, बस छटपटा रही थी। शमीम भाई, मेरा आखिरी सवाल, आपकी ये तस्वीरें देख करके समाज में कई लोगों को एक संदेश जाएगा कि फरिश्ता बनिए, आपके अंदर भी एक फरिश्ता है। आप बैठ करके तमाशबीन भी बन सकते हैं, जैसे कि अभी हमने उज्जैन वाली खबर में देखा, और आप चाहें तो आगे आकर के मदद भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसा आप लोग बोलिए, हम क्या संदेश देंगे? हम लोग उसको बचा दिया, मालिक की मर्जी कि हम खुद के उसको बचाया। लोग देख रहे थे तमाशा, तो 10,000 5,000 आदमी हो गए। अब क्या कहें? शमीम भाई, फरिश्ते जिंदा हैं और आप में एक फरिश्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। काशी की इस सुकून देने वाली खबर के बाद आइए अब काशी टू कानपुर। एक तकलीफदेह खबर कल भी हम लेकर के आए थे। सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, ये कानपुर में जो वाकया हुआ है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर पर खून सवार हो जाए, जरा सी बात पर जान लेने देने पर उतार। कल ही हमने आपको बताया था कि शनिवार को कानपुर में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुई कहासुनी में भारतीय जनता पार्टी की एक स्थानीय पार्षद के पार्षद पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों ने एक आदमी को इतना पीटा कि उसकी आंख हमेशा के लिए, एक आंख हमेशा के लिए जा चुकी है, दूसरी का अभी लोग कह रहे हैं कुछ मालूम नहीं, अस्पताल वाले इलाज चल रहा है। दबंगई करने वालों ने उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी। अमोलदीप भाटिया नाम के इस व्यक्ति का इलाज दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है। आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी अंकित शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद सौम्या शुक्ला का पति। कानपुर पुलिस ने आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम रखा है। सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। अमोलदीप भाटिया अब भी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में बेहोशी की हालत में है। घटना के 3 दिन बाद भी अब तक कानपुर पुलिस मारपीट करने के आरोपी बीजेपी पार्षद पति अंकित शुक्ला को गिरफ्तार करने में नाकाम है। शुक्ला और उसके 4 गुंडे अब भी फरार हैं। हमने लोगों को सूचना देने के लिए इनाम भी डिक्लेयर किया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी सूचना देता है तो उन्हें 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति जो अभियुक्त हैं एक डीसीपी सेंट्रल की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। साथ में 5 टीमें गठित की गई हैं और ये 5 टीमें पांचों अभियुक्त के ऊपर अलग अलग काम कर रही हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के जरिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये सभी आरोपी सत्तारूढ़ बीजेपी नेता हैं, इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। आज देर शाम गिरफ्तारी को लेकर के सैकड़ों की तादाद में व्यापारियों ने पुलिस थाने का घेराव भी किया। जो टेक्निकल एविडेंस हैं उनके अनुसार घटना के वक्त बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया है।
उनके पति और उनके 4 साथियों को आरोपी बनाया गया है। सौम्या कह रही हैं कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, तो उन्होंने घटना के तुरंत बाद मेडिकल क्यों नहीं कराया, और जब मेडिकल कराया तो मेडिकल की रिपोर्ट जिसमें उन्हें गंभीर चोट लगने की वो बात कर रही हैं, वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही हैं। कानपुर में सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ, दिल्ली में राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मैं इसकी कठोर भर्त्सना करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि पुलिस इसमें विधि सम्मत तरीके से कठोरतम वैधानिक कार्रवाई करेगी। पार्षद का यह कहना कि ये नशे में थे तो आप पुलिस को दे सकते थे, डॉक्टरी मुआयना करा सकते थे। आपका यह कहना कि इन्होंने मेडिकल कराया वो फर्जी कराया, डॉक्टर का दिया हुआ प्रमाण पत्र और दिल्ली जाकर के गंगाराम अस्पताल में जो डॉक्टरी कराई है वो आपके हिसाब से फर्जी हो सकती है। लेकिन पार्षद महोदय, अब आपके बारे में जांच किया जाएगा कि आपको बाउंसर लेके चलने का अधिकार किसने दे दिया है। और बाउंसर लेके चलने में जरूर आपको जो जीवन भय है वो इसीलिए है क्योंकि आपकी इस तरीके की आपराधिक घटनाएं जो हैं वो आपके जीवन भय को बढ़ा देती हैं। बेहतर होता कि आप जनता की एक सम्मानित प्रतिनिधि हैं, आपको चाहिए था कि इसको नियम और कानून के अंतर्गत इसका समाधान देखती, न कि इस तरीके के आपत्तिजनक व्यवहार करके। पुलिस को मेरा परामर्श ये होगा, अपराध पंजीकृत करके जिन बाउंसर्स ने ये कार्रवाई की है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। और सामान्य धाराओं जिसके बारे में ये बताया गया पीड़ित पक्ष ने कि केवल सामान्य धाराएं लगाई गई हैं, 307 हत्या करने का प्रयास, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस गिरोह की तरह, नाजायज गिरोह की तरह इन्होंने काम किया तो 147, 148, 149, 307 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और पार्षद महोदया ने अगर वहां पे और उनके पति ने मूक दर्शक होकर के उकसाया है अपने बाउंसरों को, यह आदेश दिया है सिख दंपति की पिटाई करने का, तो इनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, धारा 120B आईपीसी के। कानपुर एक सुसंस्कृत नगर है, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस तरीके का आपराधिक और आपत्तिजनक व्यवहार बिल्कुल भी अक्षम्य नहीं है। कानपुर पुलिस को चाहिए कि ऐसी प्रभावी कार्रवाई करे जिससे कि दोबारा इस तरीके का दुर्व्यवहार या रोड रेज या अहंकार प्रदर्शित करने का किसी को कोई दुस्साहस न करे। कानपुर की यह पूरी घटना दिखाती है कि किस तरह गाड़ी चलाने के दौरान किसी के सिर पर खून सवार हो जाता है और उस तैश में वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे मामले कम नहीं हैं। पिछले ही कुछ महीनों में देश के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर घटी कुछ घटनाओं पर आइए नजर डालने। 18 सितंबर को दिल्ली के भजनपुरा इलाके की इन तस्वीरों को आप देखिए। पहले मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने एक खड़ी कार को टक्कर मारी, फिर कार मालिक और उसके मां घर से बाहर निकले तो उनके साथ बहस करने लगे। बहस आगे बढ़ी तो उन पर पिस्तौल तान दी। मामला बढ़ने से पहले मां ने अपने बेटे को अंदर भेज दिया। यही नहीं, दोनों आदमियों ने घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की, लेकिन महिला ने रोक दिया। आप ही सोचिए, टक्कर मारने के बाद पिस्तौल तानने वालों के दिमाग पर कैसा खून सवार हो। अरे स्क्रैच ही तो लगा है, रिपेयर हो जाएगा। वो वहीं पर कत्ल भी कर सकते थे। बंदूक तान दी, कुछ कहा सुनी होती तो कितना टाइम लगता गोली दागने। अब बेंगलुरु में इसी साल 29 अगस्त को हुई इस घटना को देखिए। इसरो के एक वैज्ञानिक आशीष लांबा अपनी कार से जा रहे थे। ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर नए बने एक अंडरपास के करीब बिन हेलमेट लगाए एक युवक लापरवाही से स्कूटी चला रहे थे। ऐसे में वो अचानक कार के सामने आ गए। आशीष लांबा ने तुरंत ब्रेक लगाया तो स्कूटी वाला शख्स सामने आकर लड़ने लगा, कार पर किक भी मारी। यह पूरा वाकया आशीष लांबा के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में कैद हो गया। अब हरियाणा के पंचकुला में एक डॉक्टर गगन के साथ हुई वारदात देखिए। 29 अगस्त को रोड रेज के इस मामले में एक तेज रफ्तार कार के बोनेट पर, यानी कि आगे, उस पर 50 मीटर दूर तक घसीटा गया। कार चलाने वाले के दिमाग में इतना खून सवार था कि डॉक्टर कार से लटका हुआ था, लेकिन उसने कार नहीं रोकी, तेजी से भगाता रहा। डॉक्टर गगन दरअसल अपने बेटे को ट्यूशन से घर वापस ले जा रहे थे। पंचकुला के सेक्टर 8 में एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की और इस कोशिश में डॉक्टर गगन की कार में टक्कर मारी। डॉक्टर गगन ने आरोपी की कार रुकवाई
और बात करने के लिए बाहर निकले तो आरोपी ने उन्हें टक्कर ही नहीं मारी, उन्हें अपनी कार के बोनट पर घसीटता हुआ 50 मीटर ले गया। ये बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी, दौड़ाओ गाड़ी। क्या होगा, थोड़ी देर ये चिपके रहेंगे, उसके बाद सटक जाएंगे, गिर जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, बात आई गई हो जाएगी। अब ये इसी साल 13 जुलाई को बेंगलुरु की एक घटना देख लीजिए। बेंगलुरु की एक रोड पर एक आदमी कार चला रहा है, उसके आगे मोटरसाइकिलों पर 4 युवक जा रहे हैं जो जानबूझकर उसकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक ले जा रहे हैं। हॉर्न बजाने पर भी उसे आगे नहीं बढ़ने देते, अपनी अकड़ में ऐसे ही चलते रहते हैं। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहता है और उसके बाद एक आदमी अपनी बाइक कार के आगे रोक देता है, दूसरा भी बाइक रोकता है, तीसरा रॉन्ग साइड से कार में टक्कर मार देता है। वो उतर कर कार सवार के पास आते हैं, उससे उलझने और पीटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन खतरा भांपकर कार ड्राइवर तुरंत कार बैक कर वहां से दूर निकल जाता है। और ये वाकया भी डैशबोर्ड में, जो गाड़ी में जो डैश कैम लगा रहता है, उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। एक चीज ये सब लोगों को कर लेनी चाहिए, अपने अपने गाड़ी, अपने अपने वाहन में कैमरा लगा लीजिए। कुछ भी होगा, कम से कम प्रमाण तो होगा आपके पास। कुछ ऐसी ही घटना 7 मई को दिल्ली में नांगलोई मेट्रो स्टेशन के करीब सामने आई। यहां भी डैशबोर्ड कैमरे ने कार के आगे जबरन बाइक रोककर कार सवार प्रवीण जांगड़ा को धमकाने की वारदात को रिकॉर्ड कर लिया। मामला हाई बीम को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने कार के आगे बाइक रोक दी, कार सवार को गाली दी, थप्पड़ मार दिया। पीड़ित ने पूछा कि मारपीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो माने नहीं और मारपीट करने के लिए निकल पड़े। हालांकि बाद में गिरफ्तार हुए। ये तो हमने आपको हाल की कुछ घटनाएं बताई हैं, लेकिन ये मारपीट की घटनाएं हर रोज होती रहती हैं। सैकड़ों घटनाएं होती होंगी, हर शहर में होती होंगी, क्योंकि रोड रेज एक ऐसी चीज है जो लगातार हर जगह होती रहती है। अच्छा, इन केस में तो क्योंकि गाड़ी में डैश कैम लगा है तो बाइकर्स की गलती आपको पता चली। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और उनको ये लगता है कि सड़क तो हमारी। बाइक चलाने वाले कीड़े मकोड़े, साइकिल पर अगर कोई है तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और पैदल तो लोग क्यों ही चल रहे हैं ना, ये भी सच है। लेकिन आइए हम आंकड़ों की बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में पूरे देश में रैश ड्राइविंग और रोड रेज की 3.5 लाख के करीब घटनाएं रिकॉर्ड हुई। जिन राज्यों में ये घटनाएं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई हैं, आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। 2021 में केरल में 85,325 ऐसी घटनाएं दर्ज हुई। उसके बाद तमिलनाडु में 40,935, मध्य प्रदेश में 38,322, उत्तर प्रदेश में 20,780 और महाराष्ट्र में 19,909। हम ये भी बता दें, ये दर्ज की हुई घटनाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं दर्ज ही नहीं होती। तो अगर आप ये साउथ के आंकड़े देख रहे हैं तो ऐसा भी संभव है कि उन राज्यों में ये मामले दर्ज ज्यादा हो रहे हैं, रिकॉर्ड ज्यादा हो रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं कहां सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई हैं। मैं बार बार रिकॉर्ड शब्द पर जोर डाल रहा हूं क्योंकि यह हो सकता है, संभव है कि रिकॉर्ड ही ना हो रहा हो। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में चेन्नई में सबसे ज्यादा मामले 4,000 के आसपास रिकॉर्ड हुए रैश ड्राइविंग। इसके बाद दिल्ली 3,722, कोच्चि 3,292, बेंगलुरु 2,650 और कोड़िकोड में 2,500। ये घटनाएं हैं जो रिकॉर्ड हुई। आज हमने रोड रेज की खबर कानपुर की घटना से शुरू की थी। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में कानपुर में रोड रेज की 516 ही घटनाएं दर्ज हुई। मैं बार बार दर्ज की हुई घटनाओं के बारे में हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि जितनी ये रिकॉर्ड होती हैं, दर्ज होती हैं, उससे कहीं ज्यादा घटनाएं रोड पर हर रोज होती हैं। रोड रेज की ऐसी घटनाएं क्यों? सुबह शाम जब देखो तब कई लोग इतने गुस्से में रहते हैं कि जरा सी बात पर वो अंदर का गुस्सा, मारपीट। कुछ लोग जो है वो अपनी गाड़ी में बेसबॉल बैट, इसी बहाने बेसबॉल के बैट की बिक्री हो रही है। बताइए, इसलिए है बेसबॉल का बैट कि आप जाएं किसी का कांच तोड़ दें। आखिर ऐसा क्यों है? हम सड़कों पर उतरते ही इतने अधीर, इतने बेचैन, इतने गुस्सैल क्यों हो जाते हैं? किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं? हमने बात की मनोचिकित्सक यानी कि एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी।
आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। लोग कम सोते हैं, ज्यादा काम करते हैं, और आज के माहौल में सभी जगह वायलेंस चालू है। साथ साथ में लोगों को पता है कि हमने कुछ किया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गरीब अंदर जाते हैं और अमीरों को बेल मिलती है। तो कानून का भी कोई डर नहीं है, साथ साथ में नींदुआ कम है, काम बहुत ज्यादा है, लंबा समय काम करते हैं, और इसीलिए अपना जो हिंदुस्तान है ये क्रोनिक डिजास्टर सिंड्रोम में है, प्रेशर कुकर है। इसके साथ ये भी समझना आवश्यक है कि जब लोगों के बीच में कनेक्शन कम होता है, डिसकनेक्शन होता है, तो गुस्सा भी बहुत बढ़ती है। ये ऑर्केस्ट्रा बिगड़ने के बाद हमें इमोशनल ब्लाइंडिंग का एक सिम्टम आता है, जिससे हम इमोशनली ब्लाइंड होते हैं, सोचने से पहले रिएक्ट करते हैं। कानपुर का इंसिडेंट ये रोड रेज नहीं है, बदमाशी है। ये सभी 4 बाउंसरों को अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्यवाही बिल्कुल होना चाहिए। रोड में ट्रैफिक भी बहुत है आजकल, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत लंबा समय लगता है, और जब ट्रैफिक में लोग ज्यादा फंसते हैं तो गाड़ी के इंजन भी गर्म होता है और मन का इंजन भी बहुत गर्म होता है, और ऐसे समय पर हॉकिंग तो हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है। आमने सामने को होने इसका कोई विचार ही नहीं है, और साथ साथ में विचार न होने पर थोड़ी सी माचिस लग गई तो बम फटता है। तो ये कारण है रोड रेज का हिंदुस्तान में। समाज को शांत होने के लिए समाज में बहुत बड़ा उपक्रम योग का, स्लीप हाइजीन को समझने का, गैजेट और नेटफ्लिक्स और ये सब सोशल मीडिया से दूर होने का, और साथ साथ में शेजार धर्म जब बोलते हैं कि आसपास के लोगों को बार बार इकट्ठा आना, ये सब चीजों के बारे में बात करना, खेलकूद बढ़ाना, और सो डिसकनेक्शन जब है तो कनेक्टिविटी बिल्कुल बढ़ाना, मोहल्ले में, स्कूल कॉलेजों में और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कल्चरल एक्टिविटीज जैसे योग है, खेलकूद है, सामाजिक एक्टिविटीज है, उसके साथ साथ में जितने त्योहार होते हैं उनकी एक्टिविटीज बढ़ाना, और इस चीज का अवेयरनेस बिल्कुल करना कि इमोशनल हाईजैकिंग खुद के लिए नुकसानदायक है। आपने किसी को मारा पर आपका शरीर धीरे धीरे मर रहा है, आपकी आत्मा धीरे धीरे छोटी हो रही है, और उसकी जो सहानुभूति और करुणा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। इसीलिए इमोशनल हेल्थ के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में और सभी स्थानों पर डिस्कशन होना चाहिए। जैसे कैसे हम अपना पल्स और बीपी शांत रखें, वैसे ही अपना मन का टेम्परेचर को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। और अब एक खबर दिल्ली से भी, जहां चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली के नंद नगरी इलाके की सुंदर नगरी में 26 साल के एक युवक इसरार अहमद को कुछ लड़कों ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया। उसे खंबे से बांधकर डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में उसकी जान चली गई। परिवार और स्थानीय लोगों में गुस्सा है। अगर चोरी का आरोप था, पुलिस कार्रवाई करती। कोई कानून को इस तरह कैसे अपने हाथ में ले सकता। फिलहाल पुलिस ने कुछ लड़कों को हिरासत में लिया है। मामले की तफ्तीश यानी कि जांच चल रही है। और अब बात करते हैं मणिपुर की, जो बीते करीब 5 महीने से हिंसा और तनाव से जूझ रहा है। मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज पूरे राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया यानी कि अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 विशेष पुलिस थाना इलाकों को छोड़कर बाकी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी कि एफ्स्पा के तहत रख दिया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक कई अतिवादियों और उग्रवादी संगठनों की हिंसक गतिविधियों को देखते हुए नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सैन्य बलों का भी इस्तेमाल जरूरी हो गया। दरअसल मणिपुर में कल फिर हिंसा भड़क गई, जब 6 जुलाई से लापता एक युवक और एक युवती की निर्मम हत्या की तस्वीरें सामने आई। मैतेई समुदाय के ये दोनों युवक और युवती 6 जुलाई को जब लापता हुए तब मणिपुर में हिंसा अपने चरम पर थी। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें दिख रहा है कि लड़का और लड़की के पीछे 2 आदमी बंदूक लिए खड़े हैं
और अगली तस्वीर में दोनों के ही शरीर जमीन पर लुढ़के पड़े। हत्या की तस्वीरें सामने आने पर मणिपुर की राजधानी इंफाल में कल सैकड़ों छात्र सड़क पर आ गए और इंसाफ की मांग की। इन छात्रों ने जब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निवास की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें वहां से तितर बितर करने की कोशिश की। इस दौरान करीब 40 छात्र और छात्राएं घायल भी हुए। तनाव बढ़ गया। मणिपुर सरकार ने इस घटना के बाद लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और मामले की जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई के निदेशक के नेतृत्व में आज एक टीम जांच के लिए मणिपुर पहुंच भी गई है। इस बीच ताजा मामले में सीबीआई जांच के बाद मणिपुर के प्रमुख कुकी जो संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF की महिला शाखा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। चूड़ा चांदपुर में ये महिलाएं आज भारी संख्या में सड़कों पर उतर आई हैं। उनका आरोप है कि एक विशेष समुदाय के मामले में सरकार इतनी जल्दी सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है, जबकि कुकी लोगों के मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि कुकी समुदाय की कई महिलाएं जिनके साथ रेप हुआ और उसके बाद उनकी हत्याएं हो गई, उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं कि उन पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है और वो मांग कर रही हैं कि उससे जुड़ी जो हिंसा के मामले हैं उनकी भी सरकार सीबीआई से जांच कराए और सीबीआई को जांच सौंपे। फिलहाल इंटरनेट जो वहां पर खुला था, अभी फिर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हैं।